Assalamu alaikum. So today in this lecture we will discuss about the forward contract, or you can say the tools which we use for hedging and speculation. I previously discussed in my previous video about the exchange rate risk, and then I discuss about the solution, that how to cope with the exchange rate risk is the hedging and the speculation, and by which instruments you can do hedging and speculation. One of it is forward contract, and the remaining three are future contract, or you can say currency future, or the currency option and currency swap. These four are the instruments which we use to hedge the exchange rate risk or to speculate the exchange rate risk. Okay, so as you know that forward contract, we have discussed it previously also, but now I will discuss it in more detail, that what is future contract and how it is different from currency future or the future contract or currency option and currency swap. Okay, let's start. I think a forward contract can be customized by the bank to meet the needs of customer. What does it mean actually? I drop my pen. Okay, so what does it mean actually? It means that a forward contract can be customized by the bank. It means that it is a contract which can be customized. Customized in what sense? In the sense of rate, the forward rate. आपके पास, आपने कितनी मर्तबा ये देखा होगा या अभी आपने जब पढ़ा होगा तो मेरे मुंह से कितनी मर्तबा ये निकला होगा कि एक एग्रीड रेट के ऊपर हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं. तो ये एग्रीमेंट हम एक एग्रीड रेट पे करते हैं. इट मीन्स इट इज़ कस्टमाइज्ड. ओके, you will go to the bank and then demand for a forward contract, that I will purchase the foreign currency after 3 months from now, and you will negotiate on the rate, and you will agree, the bank and you will both will agree on a specific rate. It means that it is the customized rate. Okay, so जो ये फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये कस्टमाइज्ड होता है, यानी कस्टमर की जैसी नीड होती है बैंक उसी तरीके से उसको उसी हिसाब से कितनी अमाउंट आपको चाहिए, कितना आप बाद में परचेज करेंगे वो अमाउंट बताएं, सारी बात कर करा के उसके ऊपर एक रेट फिक्स कर लेते हैं. कस्टमाइज्ड होता है. ऑन द अदर हैंड व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड और फ्यूचर का सब लफ्ज़ है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज. इट मीन्स ये कि जैसे आप स्पॉट एक्सचेंज रेट को देखते हैं, क्या होता है, अगर आपको अपनी करेंसी आज अपनी कन्वर्ट करानी है किसी भी दूसरी करेंसी में, रुपये को डॉलर में, यूरो में, तो आज के आपके पास पहले से स्पॉट रेट फिक्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं. आप कहीं भी जाते हैं, वेस्टर्न यूनियन जाएँ या किसी बैंक जाएँ, वो आपको कोट कर देंगे भाई ये रेट है आज की. अब आपको लेना है या नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, दे विल नाइदर फोर्स यू और दे विल नाइदर कस्टमाइज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू और कस्टमाइज द एक्सचेंज रेट फॉर यू और नेगोशिएट द एक्सचेंज रेट फॉर यू. वो कहेंगे कि भाई ये रेट है, अगर आपको इस पर चाहिए तो ओके, नहीं तो आपकी मर्जी. बिल्कुल यही सिनेरियो होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में. एक स्पेसिफिक रेट पहले से फ्यूचर रेट के नाम से वो फिक्स होता है उसी वक्त कि भाई फ्यूचर में अगर आप करेंसी बाय करने जाएंगे तो ये रेट आपको मिलेगा. तो अब चाहे इस पर आप 1 लाख बाय करें या 10 लाख बाय करें, या आपके ऊपर है. सबसे पहला मेन डिफरेंस तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये हो गया. इसको हम करेंसी फ्यूचर भी कहते हैं. मेन चीज़ आपकी समझ आ गई. दूसरी चीज़, एक तरफ मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता. अच्छा, मार्जिन क्या होता है पहले ये भी समझ लेते हैं. ठीक है, मार्जिन किस तरीके से है कि देखें, कोई भी जब आप कोई चीज़ आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या है, 3 महीने बाद आपको एक करेंसी चाहिए. लेट सपोज जैसे आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, या आप कह लें आप किसी भी तरीके से आप स्पेकुलेशन को भी अगर लें, तो अगर आप जो स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि भाई लेट सपोज आने वाले वक्तों में ये करेंसी जो है मेरी, अगर आज 160 रुपये डॉलर है तो कल 180 हो जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बैंक से कि मुझे 3 महीने बाद 165 के अंदर मैं आपसे डॉलर ख़रीद लूँगा, और जब वहाँ उस वक्त 180 का हो जाएगा तो मैं उस वक्त यही कॉन्ट्रैक्ट 165 में अपना ओके करूँगा और वहाँ से उनसे डॉलर ले लूँगा 165 में, और बाहर जाके अपनी जो नॉर्मल मार्केट उस वक्त चल रही होगी जहाँ पे 180 रेट चल रहा होगा वहाँ जाके बेच दूंगा और गेन कर लूँगा. ठीक है, ये स्पेकुलेशन हो गई. तो अब लाजमी सी बात है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये पता चलता है कि नहीं जी उस वक्त तक के आते हुए वो जब आपका टाइम आया तो 180 के बजाय जो आप 165 के ऊपर आपने अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था बैंक से कि 165 पे मैं आपसे इतने डॉलर खरीद लूँगा, इतने रुपीज़ देके इतने डॉलर खरीदूंगा बिल्कुल। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ कि पता चला कि नहीं जी 165 नहीं पहुंचा बल्कि उल्टा 150 पर आ गया, उल्टा 10 रुपये और कम हो गया, यानी रुपये अप्रिशिएट हो गया और डॉलर के हिसाब से जो है डॉलर की कदर कम हो गई। तो अब क्या होगा कि आपके लिए लॉस है, यानी अगर आप अब जाके 3 महीने बाद 165 रुपये में वही चीज़ खरीदते हैं जो कि आपको उस वक्त 150 रुपये में मिल रही है, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए लॉस है। आप क्या करेंगे, आप भाग जाएंगे, आप कहेंगे कि अब मैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर नहीं कर रहा या इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहा। ठीक है जी, ओके जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि कहते हैं कि आपका दिल क्या करेगा उस वक्त कि आप भाग जाओ। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि यार अब तो मुझे लॉस हो रहा है, यानी अब जो मैंने सोचा था उसके बरस हो रहा है। मैं 165 के अंदर जो है वहाँ से लूँ डॉलर और उस पर 165 रुपये के हिसाब से $1 खरीदूँ, और जो है जब वापस जाके मैं उसको मार्केट में बेचने लगूंगा तो मार्केट में तो 150 रुपये पर डॉलर के हिसाब से प्राइस चल रहा है, तो मुझे फ़ायदा नहीं उल्टा लॉस होगा। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, आप भाग जाएंगे। ठीक है, और भागने से जो एक चीज़ आती है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे मार्जिन भी कोई नहीं है, यानी आपको उस टाइम पीरियड के दरमियान में कुछ भी पैसा पे नहीं करना, यानी आपके पास एक चांस है कि आप बैठे रहें 3 महीने बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जो इसकी एक उसके बाद वाली एक पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूड टू यू ऑन मैच्योरिटी डेट, यानी जो भी प्रॉफिट या जो भी आपको लॉस होगा वो कब आपको पता चलेगा या कब आपके अकाउंट के बाद होगी, उसकी उस वक्त जब मैच्योरिटी हो जाएगी। यानी 3 महीने की बात करिए तो 3 महीने बाद ही आप प्रॉफिट और लॉस की तरफ देखेंगे और उसी वक्त आप डिसाइड करेंगे कि वेदर टू ऑप्ट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, यानी वेदर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। और क्योंकि बीच में कोई मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, मार्जिन का मकसद ये होता है कि कुछ आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती बीच में, टर्म पेमेंट होती है, जैसे प्रीमियम होता है या कुछ और होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि ऑन दी अदर हैंड प्रॉफिट और लॉस जो है, ये मुझे लगता है पहले लिखना चाहिए था पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस जो है वो बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर एक्रूड होता है। इसका मकसद क्या कि लेट सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया और उसके बाद अचानक जो है वो आपके हिसाब से ये था कि आप 150 से ऊपर की तरफ ही करेंसी जाएगी 180 तक के, 160 के बाद से 180 रुपये तक के, मतलब पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिर जाएगी और डॉलर महंगा होता चला जाएगा, 180, 150, 160 से 170, 180 तक के जाएगा। हुआ क्या कि अगर तो प्रॉफिट हो रहा होगा, जो आप चाह रहे हैं वही हो रहा होगा, तो लाजमी सी बात है फिर आप क्या करेंगे। एक बंदा मैं भी हूँगा तो मैं तो उस वक्त जब मेरा टाइम आएगा और मेरी करेंसी ऊपर जा चुकी होगी, जो मैंने स्पेकुलेट करा है उसी अंदाजे से काम हो चुका होगा, तो मैं ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट अपना जाके कहूँगा कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे खरीदनी चीज़ें, मैं बिल्कुल जाऊँगा ना। लेकिन जब अगर उल्टा होने लगेगा, यानी आपने देखा कि पहले दिन आपने ये कहा कि भाई अब ऊपर नहीं जाएगा और आपने एक फिक्स कर लिया कि 180 तक के, मैंने स्पेकुलेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई 160 पे 165 पे मैं आपसे जो है वो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ बैंक से, और 165 पे मैं 3 महीने बाद आपसे डॉलर खरीदूंगा 165 रुपये में। और अब क्या हो रहा है कि 165 से ऊपर जा रही है बात, तो बैंक आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जैसे ही 165 के बजाय उल्टा नीचे की तरफ आने लग गया, 160 से 165, 150, तो जैसे जैसे नीचे आएगा बैंक विल कॉल यू एंड से कि आप अपने अकाउंट में एक मार्जिन के तौर पे, यानी कहते हैं कि वो वाली अमाउंट, यानी जिसको आप कहते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, उस टाइप की चीज़ के ऊपर वो वही टाइप का एक मार्जिन होता है कि भाई आप कुछ एडअप करते जाएं अपने अकाउंट में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पेकुलेशन के अगेंस्ट जाती जाएगी जो करंट सिचुएशन है, उतना ही बैंक कॉल करेगा कि आप अपने अकाउंट में मार्जिन डलवाएं। क्यों मार्जिन डलवाएं, यानी क्यों प्रीमियम या क्यों आप जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप डलवाएं, क्योंकि ताकि जब आपका वक्त आए तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करें, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा फुलफिल करें, आप भागे नहीं, ठीक है। तो इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अब सवाल ये आता है कि लोग फौरन कहते हैं कि भाई सीधा सा फर्क पता चल गया, इधर मार्जिन नहीं है इधर मार्जिन है, तो बंदा इस तरफ ही जाएगा ना कि कल को अगर लॉस होता है तो वो भाग जाएगा, छोड़े नहीं ले। और यहाँ तो उसको फजूल के अंदर ये मार्जिन पे करना पड़ रहा है, यानी अगर लॉस भी होता है तो भी आपको जो है वो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ रहा है। तो बात ये आती है जनाब कि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई आम बंदा दाखिल ही नहीं हो सकता। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स ही हो सकते हैं, यानी बैंक उन्हीं को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
कहते हैं आपका कहते हैं प्रोवाइड करता है, ये कस्टमर फैसिलिटी उन्हीं को फैसिलिटेट करता है बैंक, जिसका उसको पता होता है कि वो क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, यानी कहीं भागने नहीं वाले, कॉन्ट्रैक्ट का वक्त आएगा तो भले ही लॉस भी हो रहा होगा तो भी फुलफिल करेंगे, ठीक है, जिनकी लार्ज अमाउंट होती है उन्हीं को वो देता है, ठीक है, जो क्रेडिट वर्दी कस्टमर होता है। इट मीन्स कि आप लोगों के लिए ऑप्शन है ही नहीं, यानी जो क्रेडिट वर्दी हैं, यानी जो वाकई देंगे तो ये उन्हीं के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो ये सोच रखते हैं, या जो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिसका बैंक के नज़र में वो क्रेडिट वर्दी नहीं होते, तो उनको बैंक से वो सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही ऑफर करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करता। तो इसके अंदर कोई भी इंटर हो सकता है, ठीक है, जो मार्जिन पे कर सकता हो अगर लॉस हो तो, और फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो है फुलफिल कर ले, ठीक है, और नहीं भी अगर करता तो मार्जिन गया आपका सारा का सारा, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इन दोनों चीज़ों का? दोनों चीज़ों का एक ही ड्रॉबैक है, वो ये कि ड्रॉबैक इज लॉसेज ऑन योर ओपन पोजीशन इज वेरी लार्ज। क्यों? क्रेडिट वर्दी कस्टमर होगा तो आखिर में कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनर करेगा ही करेगा, यानी भले ही लॉस भी होता है तो एक तरीके रिस्क है कि अगर लॉस भी होता है तो भी उसको पे आउट करना है। उसी के तरीके से जो दूसरी जगह है स्पेकुलेशन के हिसाब से ही, इधर क्या है कि अगर मार्जिन पे कर रहा होगा तो लाजमी ज़्यादा पैसा जा रहा होगा तो बोलेगा भाई नहीं, अब तो मैं जब पैसे देता रहता हूँ तो फिर वही हिसाब बन रहा है, यानी वो मार्जिन ही इतना ले रहे होते हैं जो कि आपकी लॉस की अमाउंट होती है, तो वो कहते हैं नहीं भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर ही देता हूँ, यानी दोनों तरफ से रिस्क है, यानी अगर लॉस होगा तो दोनों सूरतों में आपको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। तो इस दोनों का ये ड्रॉबैक के बाद तीसरी चीज़ आती है करेंसी ऑप्शन, ये इस ड्रॉबैक को ख़त्म करती है। करेंसी ऑप्शन बेसिकली क्या करती है, इट गिव्स द बायर द ऑप्शन, दो ऑप्शन देती है उसको। करेंसी स्वैप में जो ऑफर, करेंसी ऑप्शन में जो ऑफर करता है बैंक, वो दो ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मीन्स आई एम डोमेस्टिक, आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं जाता हूँ बैंक में और कहता हूँ आई विल बाय फॉरेन करेंसी, दैट कुड बी एनी वन, एनी करेंसी लाइक सपोज GBP और यूरो और लेट्स से डॉलर, ओके। सो आई विल गो टू द बैंक and say that I will buy a foreign currency. It means I am taking call option. Okay, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि टू बाय फॉरेन करेंसी, अगर आप फॉरेन करेंसी बाय करने जा रहे हैं तो वो कहलाएगा कॉल ऑप्शन, इट विल बी कॉल्ड कॉल ऑप्शन। एंड इफ यू आर सेलिंग द फॉरेन करेंसी इट विल कॉल्ड पुट ऑप्शन, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, सेल अगर करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी तो पुट ऑप्शन, और अगर बाय करने जा रहे हैं तो कॉल ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा, मेन चीज ये वाली लाइन, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, मतलब आपको राइट दे रहा है, आप ये ऑप्शन खरीद सकते, यानी आप ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने चूज करा है कि आई विल परचेज $100 3 months फ्रॉम नाउ, ओके, तो इस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको लाजमन 3 महीने बाद खरीदना है, ना कोई मार्जिन है। आपके पास क्या है कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप कोई, अगर आप नहीं करते ऑनर और आप चले जाएं, आपको नहीं लगता सही उस टाइम के ऊपर, तो आप छोड़ दें। प्राइस जो उसके ऊपर सेट होती है, यानी कि किस रेट के ऊपर लिया जाएगा, वो कहलाती है एक्सरसाइज प्राइस। को एक सम टाइम इन फ्यूचर एक प्राइस सेट कर लेते हैं, एक्सरसाइज प्राइस कहलाती है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है, बायर पेज अ प्रीमियम, एक फिक्स प्रीमियम होता है जो कि उसको पे करना होता है हर महीने जब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है। अब भले ही लॉस की अमाउंट ज़्यादा हो जाए उसकी, या प्रॉफिट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जो भी हो जाए, उसका वो सिर्फ प्रीमियम ही जाता है। तो यानी अगर वो जब तक कि जो उसकी प्रीमियम की अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर उसको समझ लें, कहते हैं प्रॉफिट मिल रहा है, यानी एक बंदे ने सोचा कि भाई मुझे जो है वो, मतलब अगर मुझे 300 रुपये पे करने पड़ रहे हैं हर महीने, यानी 900 रुपये मुझे देने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की मद में, और जबकि जब वो रिटर्न देखता है 3 महीने बाद, एक्सचेंज रेट देखने के बाद जब सब अपना गेन निकालता है, जैसे वो नॉर्मल निकालते हैं कि इतने पे मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से वापस परचेज कर लूँगा फॉरेन करेंसी जो मैंने अपनी वो करी है स्पेकुलेट, यानी लेट्स सपोज वही वाली बात कि 165 में अगर डॉलर जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मैं हासिल कर लूँगा, और जाके अगर उस प्रेजेंट मार्केट के अंदर उस वक्त की 180 चल रहा होगा तो मैं 15 रुपये ऊपर के अंदर एक डॉलर बेच दूंगा, मुझे इतना गेन मिल जाएगा। लेट्स सपोज उसने $100 की बात, $100 नहीं $1000 की बात उसने करी थी, $1000 में 15 रुपये उसको एक पे गेन मिल रहा है, तो यानी 1500 रुपये का गेन मिल रहा है, और प्रीमियम क्या पे करना पड़ रहा है 3 महीने में, 300 रुपये एक महीने के, तो 900 रुपये हो गए 3 महीने के, इट मीन्स 600 रुपये का उसको स्टिल प्रॉफिट हो रहा है। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये करेंसी ऑप्शन को फुलफिल कर देगा।
लेकिन अगर इसका बरस्त होता है, यानी 1500 के बजाय उसको 600 रुपये मिल रहे होते हैं और 900 रुपये उसको देने, तो वो 900 रुपये अगर वो दे देगा तो उसके बाद भी अगर आप देखा जाए तो लाजमी जाता है हम क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट हम ये कहेंगे हम उसको लॉस को कम करेंगे। यानी अगर उसके 900 रुपये चले गए और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के बाद उसको 600 रुपये मिलेंगे तो वो ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाए, क्योंकि उसका जो लॉस 900 का था वो मिनिमाइज हो जाएगा। 600 रुपये बढ़ के मिलने, 900 दिए में 300 का लॉस रह जाएगा, तो इस सूरत में लॉस भी उसको हो सकता है। लेकिन जो मेन काम है यहाँ पे वो ये है कि सिर्फ एक प्रीमियम की अमाउंट जाती है। यानी अगर आपको पहले ही सोच के रखना है कि आपको क्या लॉस होगा, तो आपको सिर्फ एक ही लॉस होगा। आप गए, आपने कहा यार मुझे ये मैं पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, मैं जाके करेंसी आपसे बाई करूँगा 3 महीने बाद, और उन्होंने एक फिक्स बता दिया कि 300 रुपये आपको महीने के देने, दैट्स इट। यानी आपको 900 रुपये देने, अब इसके ऊपर जो हुआ वो आपका, ठीक है। और अगर आपको जो है पता चलता है नहीं जी लॉस में जा रहा हूँ, तो वो सिर्फ 900 रुपये ही आपके जाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को वो ना करें, मतलब वो कहते हैं आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करें और आप हट जाएँ, तो आपके सिर्फ 900 रुपये ही जाएंगे, लाजमी जाते, क्योंकि आपने अभी तक कोई पैसे थोड़ी दिया उनको। तो बस आप वहीं पे खड़े हुए नॉर्मल, आपको अगर नीचे भी चला गया तो आपके सिर्फ 900 रुपये जाएंगे प्रीमियम के, जैसे कि इंश्योरेंस में जाते हैं। तो ये करेंसी ऑप्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, करेंसी स्वैप क्या होता है? देखिए ये इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। स्वैप, दो करेंसीज को स्वैप कर लिया जाता है, यानी आप मेरी करेंसी ले लो, मैं आपकी करेंसी ले लूँ, ठीक है। अब ये कब करते हैं? अ करेंसी स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन एंड इट इंटरेस्ट ऑफ वन करेंसी टू द सेम ऑफ अदर करेंसी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं एक बंदा हूँ और देखिए मैं पाकिस्तान में और इंडिया में एक बंदा है, ठीक है। अगर इंडिया में वो वहाँ का सिटीजन है, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, वो वहाँ का रेजिडेंट है, तो अगर इंडिया में वो रहते हुए कोई अपना लोन लेता है तो उसको कम रेट पे मिलेगा, ठीक है, और उसकी अपनी करेंसी भी है तो उसको वो फिक्र नहीं है। जबकि अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं लेता हूँ तो मुझे एक स्पेसिफिक रेट पे मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया वाला पाकिस्तान से बाय करता है तो उसका रेट डिफरेंट होगा और उसका हाई रेट होगा। इसी तरीके से मैं अगर इंडिया के लिए इंडिया वाली अमाउंट को डायरेक्ट लोन लेना चाहता हूँ इंडियन अमाउंट में, इंडियन बैंक से या कहीं से भी डायरेक्टली मार्केट से, फॉरेन मार्केट से, तो वो लोन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा बनस्बत के उसका लोकल जाके वहाँ से ले लें। तो अब ये स्वैप होता ही इसलिए है कि लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर आप अपना काम कर लें जो आपको करना है, आप वो डायरेक्टली बाय ना करें, आप लो कॉस्ट के ऊपर दोनों लें और दोनों आपस में स्वैप कर लें। ये दो कौन लोग होंगे? ये दो वो लोग होंगे जिसको पाकिस्तानी को, यानी मुझे जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी होगी या इंडियन किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उसे पाकिस्तानी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो दोनों को कौन से, मुझे INR रिक्वायर्ड होगा और उसको PKR रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, मैंने एक डॉलर लिए, मैंने एक अपने रुपी लिए और समझ लें लेट सपोज कि 6% के ऊपर मुझे यहाँ से वो मिल रहे थे, ठीक है। मैंने जो है वो लिए और 6% रेट के ऊपर, और उसको भी वहाँ से जो है वो समझ लें 7% में मिल रहे थे। जबकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मुझे मिल रहे थे 6% के ऊपर कह लें 1 मिलियन PKR, ठीक है। और अब क्या हुआ, ये 1 मिलियन PKR, और जबकि देखें अगर जो रेट है अभी इस वक्त इंडिया का जो चल रहा है मेरे ख्याल में वो चल रहा है कोई कि 1 इंडियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तानी 1.7 रुपये के बराबर है PKR, ये रेट है करंट, मेरे ख्याल में मैंने कुछ दिनों पहले ही देखा था, तो ये रेट है, ठीक है। तो 1 मिलियन PKR मैंने लिए 6% के हिसाब से, जबकि अगर इंडियन, यानी मैं ये पाकिस्तानी सिटीजन हूँ PK और IND, ठीक है, और ये इंडियन है। अब इंडियन अगर डायरेक्टली बाय करेगा पाकिस्तानी रुपी 1 मिलियन लोन लेगा फॉरेन मार्केट से, उसको मिल रहा है वो कोई 10% पे लेट सपोज, ठीक है। 1 मिलियन उसको PKR से। अच्छा, 1 मिलियन PKR अगर मैं इसको कहूँ, क्या चलें इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.7 कर लेते हैं। क्यों 1.7? कि देखिए 1.7 मिलियन जो है वो इंडियन कितने के बराबर होगा, ये लिखा हुआ 1.7 PKR 1 INR के बराबर है, तो 1.7 मिलियन जो है वो 1 बिलियन के बराबर होगा, यानी 1 मिलियन इंडियन रुपीज़ के बराबर होगा। तो यानी वो 1 मिलियन इंडियन रुपीज़ अगर चाहेगा, यानी समझना है, कहते हैं अभी हम PKR की बात कर रहे हैं, तो इंडियन भी अगर PKR से पाकिस्तानी रुपीज़ में लेना चाहेगा तो उसको कितने का मिल रहा है, यही 1.7 मिलियन
PKR 1.7 मिलियन उसको मिल रहा है 10% में। अच्छा, अब जब इंडिया और इस तरह ही बात आती है INR लेने की, तो अगर ये पाकिस्तान या इंडिया, अगर इंडिया जो है वो आपका कह लेंगे, कहते हैं INR दे रहा है 1 मिलियन के बराबर, वो उसको कितने में पढ़ रहे हैं, वो उसको पढ़ रहे हैं 7% में, लेट सपोज। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो यहाँ पे जो INR है, यानी 1 मिलियन अगर पाकिस्तानी ले डायरेक्टली बाय करे, यानी ये तो लोकल बाय कर रहा है ना इंडिया का, इंडिया से ही पाकिस्तानी इंडिया को अगर ये 1 मिलियन बाय करे तो उसको मिल रहा है लेट सपोज 11%। ठीक है, 11% इंटरेस्ट रेट पे। अब देखिए अगर डायरेक्टली परचेज करेंगे तो इसको भी महंगा पड़ेगा, इंडियन रुपी, इंडिया को पाकिस्तानी रुपी, और यहाँ पे पाकिस्तान को इंडियन रुपीज भारी पड़ेगा और महंगा पड़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि देखिए इसको जो बिजनेस एक्सपेंड करना है पाकिस्तानी को जो बिजनेस एक्सपेंड करना है वो इंडियन रुपीज़ में, यानी इंडिया में किसी इंडियन बेस्ड कंपनी को जो है ऑपरेट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है, और इसको जो है वो यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जो करेंसी स्वैप है, इसने अपने बैंक से लोन लिया, पाकिस्तानी ने ये 1.7 लिया अपने बैंक ए से, और इसने अपने बैंक बी से जो है वो 1 मिलियन INR लिए। अब क्या हुआ, ये दोनों ने ले लिया, इसने 7% पे ले लिया, इसने 6% पे ले लिया। अब क्या होगा, दे विल स्वैप ईच अदर करेंसी, यानी ये INR वो इसको दे देगा 1 मिलियन, और उसके बदले में 1.7 मिलियन ये इसको दे देगा, यानी INR आ गए। आप समझ लें, कहते हैं अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि कंपनी ए या कंपनी PKR के नाम से दे देता हूँ, कंपनी PK और बैंक ए, और यहाँ लिखा हुआ है कंपनी बी और बैंक बी। तो क्या नजर आ रहा है कि बैंक ए ने जो है वो क्या दिया, कंपनी PK को 1.7 मिलियन PKR प्लस क्या भाई, इंटरेस्ट भी तो चाहिए ना उसको। 1.7 मिलियन बैंक ने इसको दिया है, और उससे फिर क्या लेगा इन रिटर्न में, ये क्या लेगा, ये लेगा उससे 6% इंटरेस्ट रेट। जबकि यहाँ बैंक बी ने क्या दिया है, 1 मिलियन INR, और उससे वो वापसी में क्या लेगा, 7% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके पास 1 मिलियन आ गया, कंपनी बी यानी कंपनी IND कर लूँ मैं इसको, इंडिया के पास, और इसके पास 1.7 मिलियन PKR है। ये PKR मूव हो जाएंगे यहाँ, और ये जो है जो INR है वो यहाँ मूव हो जाएंगे, यानी 1 मिलियन PKR 1.7 मिलियन PKR जो है वो यहाँ चले गए, और 1 मिलियन INR जो है वो यहाँ आ गए। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इसमें लिखा हुआ था कि 2 पार्टीज टू एक्सचेंज प्रिंसिपल अमाउंट तो एक्सचेंज कर ली करेंसी स्वैप में, साथ ही साथ ये लोग इस इंटरेस्ट को भी करेंगे। क्यों? क्योंकि देखें जब पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से 1 मिलियन ले लेगा, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो जब वो इंडियन रुपीज़ में इन्वेस्ट करेगा तो जो वहाँ से उसको फ़ायदा होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा, तो ही वुड बी, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से इंडियन रुपीज़ में फ़ायदा होगा, तो इंडियन रुपीज़ के अंदर ही वो एक्सचेंज रेट दे सकता है। तो ये एक्सचेंज रेट जो यहाँ पे इंडियन को पे करना था 7%, वो ये 7% कंपनी पाकिस्तान से ले लेगा कि भाई मैंने आपको 1.7 मिलियन दे दिए, 1.1 मिलियन INR दे दिए, और इसके बदले में जो 7% बैंक को देना था तो ये भी आप ही दे दें, तो 1 मिलियन INR इसके पास चला जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन INR इसके पास जाएगा, और ये क्या देगा, देखें 1.7 मिलियन PKR दिए हैं कंपनी ए ने कंपनी बी को, यानी कंपनी पाकिस्तान ने इंडिया को, ऐसा ही हुआ है। और साथ ही कंपनी ए अब और क्या देगी, वो देगी 7% इंटरेस्ट INR के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये भी कंपनी ए ही देगी, क्योंकि कंपनी के पास क्या चला गया, INR चला गया, और कंपनी इंडिया क्या देगी, 1 मिलियन INR दिए, और साथ में 6% PKR का इंटरेस्ट रेट देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वैप क्या होता है, वो ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से जो है इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल अमाउंट उसकी तरफ चले जाती है, और हम क्या देते हैं, हम उसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट जब मैंने उसको दिए तो उससे जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिए उसी के टर्म्स में मैं उसको इंटरेस्ट रेट भी पे करूँगा, और वो वाला जो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, ठीक है, जो दूसरी वो मुझसे दे रहा है उसके टर्म में वो इंटरेस्ट रेट देगा।
तो ये लिख दिया कि 1.7 मिलियन PKR ये कंपनी ये दे रही है, साथ में INR के अंदर इंटरेस्ट रेट दे रही है, और इंडियन वाली 1.1 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को दे रही है, और 6% पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये बैंक ए को पाकिस्तान को जो है वो इंटरेस्ट दे रही है, और वो सीधा सीधा 6% जो यहाँ जाएगा वो यहाँ चला जाएगा, और 7% वापस बैंक बी के पास चला जाएगा। कुछ टाइम बाद 3 महीने के बाद जो अपना एग्रीड होते हैं कि भाई हमने करा इसलिए है कि अभी हमें काम है, ज़रूरत है दोनों को, और हम लो टैक्स एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर ये काम कर सकते हैं, हमें फ़ायदा होगा। डायरेक्टली करेंगे तो दोनों को नुकसान है, इसको 10% पे मिलेगी यही अमाउंट, इसको 11% पे मिलेगी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने करेंसी स्वैप करी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपनी कम करी, अपने ये देंगे, और आखिर में 3 महीने 1 साल के बाद जब इन्वेस्टमेंट सब हो जाएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, तो वापस रिटर्न करेंगे। और वापस रिटर्न करने का क्या क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया देखें, अगर हम ये रखेंगे भाई क्राइटेरिया वो वाला होगा कि यार उस वक्त जो भी एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से ये लोग अपना कन्वर्ट कर लेंगे, तो रिस्क है, यानी क्या पता जितना कुछ कमाया है वापस सारा चले जाए, कोई एक्सचेंज रेट ही डिफर हो जाए, कोई करेंसी ऊपर चली जाए तो लॉस होगा दूसरे को। तो होता क्या है कि फिर ये लोग भी प्री एग्रीड रेट के ऊपर कर लेते हैं। नॉर्मली प्री एग्रीड रेट वही होता है कि जिसपे स्टार्टिंग के अंदर कन्वर्जन हुई होती है। 1.7 मिलियन PKR फॉर 1 मिलियन INR था, तो वापसी जब एंड करेंगे तो भी ये वापसी PKR इंडिया वाला वापस दे देगा 1.7 मिलियन, और पाकिस्तान वाला 1 मिलियन INR इसको वापस दे देगा, क्योंकि इन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी, तो वही पैसा इनके पास सब मल्टीपल हो रहा था, क्योंकि करेंसी तो थी इनके पास। तो ये कहलाते हैं जी करेंसी स्वैप, ठीक है, इसको कहते हैं करेंसी स्वैप। क्यों करते हैं, इसकी यही वजह है कि बेसिकली अपने आप को ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो करने के लिए वो ये काम करते हैं वक्ती तौर पर, और फिर बाद में उसको वापस चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली जाएंगे तो उनको लॉस होगा, उनको हायर रेट के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ आई हूँ। एक रिलेटिवली बड़ा लेक्चर भी है लेकिन समझने वाला भी है। ठीक है, तो मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।